बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4B में इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आज इन्वायरमेंट में यहाँ थोड़ा सा कुछ शोर है, तो लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा हम इसे मैनेज कर लेंगे। चलें इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, टोटल ये 8 हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, और इन 8 प्रॉब्लम्स में से हम जो आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, उनमें से चंद एक करेंगे, और बाकी फिर जैसे हम पहले करते हैं फिर आप मिलती जुलती की खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कि यहाँ पे वो कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। तो हम स्टेटमेंट्स लिख के उसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर बिल्स फॉर आदिल्स शॉपिंग एट दीज डिफरेंट शॉप्स। इसमें ये 3 इसके जो है वो अज्जा हैं। तो इसमें हमने बिल बनाना है इसका ना। तो आपने क्लास 3 के अंदर भी बिल बनाना सीखा था। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से उसको अंडरस्टैंड भी करवा देता हूँ, और फिर इसमें से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट भी क्योंकि बिल प्रिपरेशन का ही है तो एक इसमें से कर लेंगे। तो बाकी फिर उसके जो दो अज्जा होंगे, जो पार्ट्स हैं, वो आप खुद से प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। तो पहले मैं आपको बिल बनाने का एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ, जो आपने पिछली क्लास में सीखा भी था। अभी यहाँ पे उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपने जो शॉप से या मेडिकल स्टोर से जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको वहाँ से एक जो बिल मिलता है, अक्सर आपने उसका एक पैटर्न देखा होगा, अगर नोट किया होगा आपने। तो बिल में एक नेम होता है कि आप किसके नाम का बिल बना रहे हैं, या किस आइटम का बिल बना रहे हैं, या किस स्टोर का बिल बना रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पे टाइटल होगा। ओके, तो एक तो उसमें नेम होता है। दूसरा, उसके अंदर अगर आप इसको यूं बिल की शक्ल में ही अगर आप इसको बना लें, दूसरा उसके अंदर डेट होती है कि किस डेट को ये बिल जो है वो जनरेट किया जा रहा है। ओके, ये दो उसमें मेजर चीज़ें होती हैं ताकि पता चले कि बिल है किसका। उसके बाद इसके अंदर आप गौर करें, कभी आप देखें बिल को, तो उसमें नीचे क्या होता है, सबसे पहले नंबर के ऊपर इसके अंदर सीरियल नंबर होता है। अगर सीरियल नंबर बाज़ दफ़ा ना भी हो तो पहली चीज़ क्या होती है कि उसके अंदर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी या नंबर लिखा होगा या क्वांटिटी लिखी होगी कि चीज़ जो है वो कितनी मिकदार में, कितनी तादाद में ख़रीदी गई है। ओके, उसके बाद उसकी आइटम या डिस्क्रिप्शन, यानी कौन सी आइटम आपने ख़रीदी है, या उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने क्या आइटम जो है वो परचेज़ की है, तो वो पूरा उसकी डिटेल होती है यहाँ पे। तो इसलिए आम तौर पे यहाँ पे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे डिटेल होती है कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, जिसका कि बिल बन रहा है। ओके, थर्ड चीज़ जो यहाँ पे होती है, जब आपको ये भी पता चल गया कि आपने कितनी मिकदार में या तादाद में चीज़ खरीदी, कौन सी चीज़ खरीदी, और उसके बाद उसकी होती है यूनिट प्राइस। आप इसको यूनिट प्राइस भी कह सकते हैं, या फिर प्राइस ऑफ वन यूनिट प्राइस, इस तरह भी लिखा हो सकता है। तो ये यूनिट प्राइस जो है वो यहाँ पे एक उसका आपका कॉलम आ जाता है। उसके बाद फिर लास्ट में आपके पास जो टोटल के अंदर आता है, वो यहाँ पे आता है आपका टोटल कॉस्ट या टोटल प्राइस। यहाँ पे भी कॉस्ट का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, यूनिट कॉस्ट, कि एक जो आप यूनिट खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या, आप ये कॉस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अब प्राइस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये लें जी, ये आपकी एक बिल की फॉर्म बन जाती है यूं इस तरह से। ठीक है, आप कहीं पे भी किसी स्टोर से कोई चीज़ परचेज करेंगे तो मिलता जुलता इसी तरह का आपको वहाँ पे बिल देखने को मिलेगा, ये उसके कॉलम्स होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इस टेबल को यूज़ करके हम किस तरह से बिल बना सकते हैं, उसकी हम ये जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चंस हैं, उसी में से क्वेश्चन मैं करता हूँ, आपको साथ में ये अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो है ये 3 जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 में पार्ट्स हैं। तो हम ये सेकंड वन वाला थोड़ा मुझे लेंथी लग रहा है, तो इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये है बुक शॉप का एक बिल है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बुक शॉप का कोई ना कोई नाम होगा, जिसने आके जो है वो परचेजिंग की एक बड़े स्टोर से और उसने ये चीज़ें खरीदी। ठीक है ना,
तो उस बुक शॉप का ये बिल है। तो आप उस बुक शॉप का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी फलां ये बुक शॉप, इसका आप बिल बना रहे हैं। ठीक है जी, ये आइडेंटिफिकेशन होगी। अब कब बना रहे हैं, यहाँ पे आपको वो डेट, क्योंकि मैं इसको इस तरह लिख रहा था, अब ये डेट को ना सर साइड पे करके लिखते हैं, मैंने पहले लिख दिया था, अब यहाँ करके इसको लिखें डेट। ओके, तो डेट क्या है जी, मिसाल के तौर पे अगर आज हम इसको कर रहे हैं काम, तो हम कहते हैं जी चलें, हम कहते हैं 9 का हमारा बिल है, 9/10/2022, ये हमारी डेट है बिल की। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब हम बिल बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कह रहा है 7 कॉमिक बुक्स होती है ना, 7 कॉमिक्स एट ₹32.35 ईच, यानी 7 किताबें खरीदी गई हैं, एक किताब की कीमत कितनी है, 32.35 रुपीज़। ओके, तो हम इसको बिल में ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, देखें जी कितनी कॉमिक्स हैं, 7, तो ये देखें क्वांटिटी में कितना आ गया, 7। ओके, 07 लिख लें या 7 लिख लें। ठीक है जी, उसके बाद क्या चीज़ खरीदी गई है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉमिक्स या कॉमिक बुक्स आप कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह दें कॉमिक्स। ओके, उसके बाद यूनिट प्राइस क्या है, ये देखें ना 32.35 ईच, यानी हर बुक की कीमत इतनी है, इसका मतलब 1 यूनिट की कीमत क्या हुई, 32.35, तो ये आ गई यूनिट प्राइस के अंदर 32.35। ओके, उसके बाद हमारे पास आप देखें 7 कॉमिक बुक्स खरीदी गई हैं, एक की प्राइस इतनी है, तो 7 की कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, ये यूनिट प्राइस को, यानी जो एक की कीमत है उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, 7 कॉमिक्स की प्राइस या कॉस्ट निकल आएगी। तो चलें जी, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कास्ट के तौर पे, यानी इन 7 कॉमिक्स की टोटल कास्ट ये है। ठीक है, चलें जी इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 7 5 35, 3 कैरी हो गया, 7 3 21 एंड 3 24। ओके, यहाँ पॉइंट आ गया, 2 आपका कैरी हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखें 7 2 14, 14 एंड 2 16। ओके, एंड 1 आपका कैरी हो गया, एंड 7 3 21, 21 एंड 1 22। तो ये टोटल जो है 7 बुक्स की जो आपकी कॉस्ट है वो 226.45 आ गई। तो ये एक आइटम जो खरीदी गई, 7 उसकी क्वांटिटी थी, उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो ये बन गई। ओके, अब सेकंड आइटम क्या खरीदी गई है जी, सेकंड वो कहता है जी 2 फेमस 5 बुक्स एट रुपीज़ दिस ईच। ओके, ये फेमस 5 नाम की बुक है, वो 2 की क्वांटिटी में खरीदी गई है और एक की प्राइस ये है। ओके, तो कितनी जनाब, ये देखें जी 2 बुक्स खरीदी गई हैं, आइटम क्या है, नाम क्या है बुक का, फेमस 5। ओके, और यूनिट की प्राइस क्या है जी, एक बुक की प्राइस क्या है, 87.25 रुपीज़। ओके, अच्छा एक चीज़ और, आप यहाँ पे ना ऊपर यूनिट भी लिख सकते हैं, ये यूनिट प्राइस है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे रुपीज़, ताकि पता चले कि आप प्राइस जो है वो रुपीज़ में ले रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये 2 हमारी बुक्स 87.25 ईच की प्राइस है, ये परचेज़ की गई हैं। अब इसमें भी सेम वही, एक की प्राइस ये है, तो 2 की कितनी होगी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, 2 2 4 एंड 1 5। ओके, पॉइंट आ गया, उसके बाद 2 7 14, 1 कैरी हो गया, 2 8 16 एंड 1 17, 174.50 रुपीज़ जो है, इसमें भी हमने रुपीज़ में ले रहे हैं हम अपनी जो कास्ट को है। ओके, तो ये हमारी 2 बुक्स की प्राइस ये हो गई, ये वाली जो हमने बेची है या खरीदी है। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट, वो कहता है जी 3 बुक्स अबाउट मैजिक एट रुपीज़ दिस ईच। 3 मैजिक बुक्स खरीदी गई हैं जी, और एक बुक की प्राइस क्या है जी, 36.35। चलें इसको भी नोट करें जी, उसी तरह कितनी बुक्स खरीदी गई जी, ये खरीदी गई हैं जी 3 बुक्स। ओके, और कौन सी बुक्स हैं जी, मैजिक। ओके, मैजिक बुक्स, और उसके बाद इसकी 1 यूनिट प्राइस क्या है, 36.35।
35, ये एक बुक की कीमत है। तो एक बुक की ये कीमत हुई तो 3 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी हुआ, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10 और 1 कैरी हो गया, 3 6 ज़ा 18 एंड 1 19, फिर 1 कैरी हो गया और 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10। तो ये टोटल 109.05 रुपीज़ जो है ये 3 मैजिक बुक्स की प्राइस बन गई, यहाँ पे इसकी कास्ट आ गई। ओके, अब उसके बाद जनाब ये हमारी आइटम थी तीसरी जो मैजिक बुक वाली थी। अब लास्ट आखिरी आइटम यहाँ पे वो लिख रहा है अ न्यू डायरी कॉस्टिंग रुपीज़ दिस। ओके, अ न्यू डायरी यानी कि एक ही डायरी खरीदी गई है और उसकी कॉस्ट क्या है 94.65 रुपीज़। तो कितनी जनाब डायरीज खरीदी गई हैं, ये हमारा टेबल अभी थोड़ा और लंबा हो जाएगा। नंबर 4 पे हमने सॉरी यहाँ पे हमने वन डायरी जो है वो ख़रीदी गई है जनाब, क्या जी, डायरी। ओके, और इसकी प्राइस क्या है जनाब 94.65। ओके, तो ये 1 नहीं है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 94.65 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह इसको देखें मैंने लिखा भी तरतीब से पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए ताकि बाद में जब इसको सम करें तो हमें परेशानी ना हो। ठीक है जी, इस तरह से हमारी ये आइटम्स जो है वो पूरी हो गई। जो बिल्स बने होते हैं आमतौर पर प्रिंटेड करवाए होते हैं शॉप्स ने, उसमें ये टेबल जो है वो पूरा ऑलरेडी बना होता है एंड तक, नीचे टोटल भी लिखा होता है, तो वो फिर ऊपर आइटम्स लिख के नीचे टोटल वाली जगह पे टोटल आ जाता है। तो यहाँ पे जब ये हमारी आइटम्स पूरी हो गई तो हम इसको लगाएंगे एक लाइन, ये लें जी, ये हमारी आइटम्स पूरी हो गई हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट जो आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा बिल कितना बना, तो ये आ जाएगा ग्रैंड टोटल। ओके, ये एक एक आइटम का अलग अलग टोटल था और अब हमने ले लिया ग्रैंड टोटल। तो इसको भी आप इसमें अपने बिल के अंदर यूँ शामिल करेंगे यूँ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रैंड टोटल। ओके, अब इन सबको आप सम कर दें तो ये आ गया आपका जनाब 5, 1 कैरी हो गया आपका। ओके, और यहाँ पे आ गया 5 एंड 5 10 और 6 16, 1 अगेन यहाँ पे कैरी हो गया, और 6 एंड 4 10 19 20 24। ओके, 2 अगेन यहाँ पे कैरी हुआ, 2 एंड 2 4, 4 एंड 7 11, 11 एंड 9 20। ओके, 2 अगेन यहाँ पे हमारा कैरी हुआ, और ये लास्ट वाली हमारी फिगर 2 एंड 2 4 एंड 1 5 एंड 1 6। तो 604.65 रुपीज़ हमारा जो है इसका टोटल बिल बन गया। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो कोई भी बिल जो है वो बनाया जाता है। तो मैंने ये एक क्वेश्चन जो 4 आइटम्स वाला था यहाँ पे, ये बी, ये मैंने आपको यहाँ पे बिल बना के दिखा दिया है। अब ये ऊपर वाला इसमें 1 2 एंड इसमें 3 आइटम्स हैं और इसमें भी 1 2 एंड 3 आइटम्स हैं। तो ये 3 आइटम्स का अलग अलग आप लिखेंगे। जैसे इसमें 2 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स आइटम्स हैं, 2 उसकी क्वांटिटी है, ये उसकी प्राइस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे टोटल में जाएगी। इसी तरह इसके 12 टेबल टेनिस बॉल्स हैं, प्राइस ये है, ये 12 से मल्टीप्लाई होके आगे टोटल कास्ट में जाएगी। और इस तरह बाद में सब को आप सम अप करेंगे, जैसे हमने इस तरह से ये बिल बनाया और वो आपका एंड पे बिल बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपका सी पार्ट भी है। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन 2 जो आपका है, ये मैंने आपको जो करवाया, ये मैंने आपको करवाया था आपके वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, ये बी पार्ट मैंने आपको करवाया था। ठीक है जी, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है सेम ये भी उसी तरह से ही है। तो वहाँ पे हमारे पास शॉप्स थी, यहाँ पे हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं जो यानी कि टाइटल में आएंगी, नेम में आएंगी। सेम है ये भी बिलिंग उसी तरह से ही। इसका भी ये सेकंड बी वाला लेंथी है क्वेश्चन। चले मैं आपको ये भी एक जो है यहाँ पे करवा देता हूँ, फिर बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, लें जी, वर्ड प्रॉब्लम 2 के अंदर हम इसका भी बी पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेम जनाब आप इसको भी उसी तरह से चार्ट बना लेंगे। ठीक है, क्या होता है जी चार्ट में, यहाँ पे होता है नेम, यहाँ आप नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिखते हैं, आप इसको यूँ कर लें।
ओके, यहाँ पे आप इसकी डेट लिखते हैं, नज़र आ रहा है ये, यहाँ पे डेट लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन लगाएं जनाब। इधर आप क्या लिखेंगे जनाब? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूनिट प्राइस या कॉस्ट ऑफ वन। इस दफ़ा मैं कॉस्ट ऑफ वन लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे, कॉस्ट ऑफ वन, ओके। और लास्ट में आप लिखते हैं टोटल कॉस्ट, ओके। चलें, ये हमारा बन गया बिल का पैटर्न, ओके। इसके ऊपर हम करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन 2 का बी पार्ट। ये है जी हमारा मिस्टर आमिर के नाम का बिल। किसका नाम का जी? मिस्टर AAMIR आमिर, ओके। और डेट इस पे जो है हम वो से चलें, इस पे भी हम 9/10/22 लिख लेते हैं, ओके। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स कितनी कितनी तादाद में है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, आइटम्स मैंने जैसे शुरू में बोला था कि उसकी नंबर्स में भी हो सकती है ये क्वांटिटी और इन सम अदर यूनिट्स भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम हो सकता है, वेट हो सकता है, लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट होना चाहिए जिसको आप उसकी यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस निकाल सके, टोटल कॉस्ट निकाल सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, यहाँ पे क्या है? 5 पैकेट्स ऑफ सोप एट रुपीज दिस ईच, यानी 5 पैकेट्स खरीदे गए हैं और एक पैकेट की प्राइस ये है। सिंपल है ये, उसी तरह से। तो कितने पैकेट्स खरीदे गए जी? 5 क्या है जी? पैक्स ऑफ सोप, ओके। अगर सोप का नेम हो यहाँ वो भी आप लिख सकते हैं जी, फलां सोप खरीदा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी? आप यूनिट प्राइस उसने क्या दिया आपको? 26.85। तो क्या करेंगे आप? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 की आपकी प्राइस निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया जनाब 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हुआ, 5 8 ज़ा 40, 40 एंड 2 42, ओके। और ये आपका 4 जो है वो अब कैरी हो गया, और 6 5 ज़ा 30, 30 एंड 4 आपका यहाँ से कैरी हुआ था तो 34, ओके। एंड 3 इधर से कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 13, ओके। तो ये आ गया आपका रुपीज़ के अंदर कास्ट इसकी, ये भी रुपीज़ के अंदर है, ठीक है जी, ओके। सेकंड आइटम क्या है जी? सेकंड आइटम आपके पास है, अच्छा अगर आप चाहें ना तो आप इस हर आइटम के बाद यहाँ लाइन भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन आमतौर पे आप देखें ना बिल्स के अंदर वो हर आइटम के बाद लाइन नहीं होती, ऐसे आइटम्स लिखी होती हैं तरतीब से। अगर आप चाहें तो आप एक इसको टेबल फॉर्म में लाइन भी आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड आइटम हमारे पास क्या है जी? अब इसमें वो कह रहा है जी 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एट रुपीज़ दिस ईच, ओके। तो 4 हमारे पास पैकेट्स हैं किसके? बिस्किट्स के, ओके। तो इसकी प्राइस क्या है जी? यूनिट प्राइस वो है 19.40, ओके। चलें जी, इसमें भी ये यूनिट प्राइस है, हमने 4 की निकालनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 400, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी हुआ, एंड 4 9 ज़ा 36 और 37 हो गया, 1 कैरी मिलाया इसमें तो 3 कैरी हो गया, 4 1 ज़ा 4 एंड 3 7, ओके। ये हमारी आ गई प्राइस टोटल किसकी? 4 पैक्स ऑफ बिस्किट्स, ओके। नेक्स्ट वो कहता है जी 3 कुकरी बुक्स कॉस्टिंग रुपीज़ दिस ईच, ओके। 3 किताबें खरीदी गई हैं कुकिंग की, उसमें एक किताब की कीमत ये है, सिंपल। तो 3 बुक्स खरीदी गई जी, कौन सी? कुकिंग बुक्स, कुकरी बुक्स, ओके। तो इसकी एक की कास्ट क्या है जी? 130.50, 130.50, ओके। चलें जी, मल्टीप्लाई कर दें 3 की निकालने के लिए यहाँ पे कॉस्ट, तो क्या होगा? 300
3 5 ज़ा 15, 1 कैरी हुआ, 300 और 1 इधर आ गया आपका, और उसके बाद 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ये आ गया जी आपके पास। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा करके लिख दिया, इसको थोड़ा फैला के मुझे लिखना चाहिए था। ये यूँ 130 जी। तो ये 3 आइटम्स हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है जी 4 नंबर पे क्या है, 2 म्यूजिक CDs एट ₹41.75 ईच, 2 म्यूजिक CDs। ओके, तो यहाँ पे 4th आइटम क्या है जी, 2 नंबर यानी 2 की क्वांटिटी में म्यूजिक CDs। ओके, और 1 CD की प्राइस यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 41.75 रुपीज़। ओके, चलें अब इसको भी जो है वो हम जब करेंगे, ये 1 यूनिट की प्राइस है, तो 2 CDs की प्राइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हुआ, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, 1 कैरी हो गया, और 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3 एंड 2 4 ज़ा 8। ओके, लेकिन ये हमारी 4 आइटम्स पूरी हो गई। बिल हमारा इसका ये हो गया जनाब कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे, ग्रैंड टोटल। तो ये ग्रैंड टोटल। ओके, तो इनको सबको अब क्या करेंगे, जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये आ गया जी हमारा 5, ये आ गया 6 7 8, 8 एंड 5 13 एंड 5 18। ओके, 1 यहाँ पे कैरी हुआ हमारा, और ये आ गया हमारा 5 5 एंड 7 हो गया हमारा 12 एंड 1 13 14 15 16, और यहाँ पे 1 फिर हमारा कैरी हो गया, 3 एंड 1 4 4 एंड 7 11 11 एंड 9 20 20 एंड 8 28, 2 हमारा यहाँ पे कैरी हो गया, और 2 एंड 1 3 3 एंड 3 6 686.85, ये हमारा इसका टोटल बिल आ गया जी। ठीक है जी, तो इस तरह बिल्स बनाना इंतहाई आसान है। आपने सिर्फ इस एक पैटर्न के ऊपर उसको तरतीब से आपने लिखना है। सबसे पहले आपने यूनिट प्राइस से, यानी एक पीस की प्राइस से जितने टोटल यूनिट ख़रीदे गए हैं या बेचे गए हैं उनसे मल्टीप्लाई करके उतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स की प्राइस निकालनी है या कॉस्ट निकालनी है, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 इसको करते हुए एट द एंड आके सबको आपने प्लस कर देना, ये आपका बिल कंप्लीट हो जाएगा। तमाम बिल आपके इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, तो बाकी अब जो है वो आप इसके जो बिल्स बनाने वाले क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट के 2 पार्ट्स और सेकंड के 2 पार्ट्स, वो आप खुद करेंगे जो 3 आइटम्स वाले हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यूज द यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस एंड दिस। ओके, अब ये यूनिटरी मेथड क्या है, ये इसका कुछ हिस्सा तो आप ये जो आपने बिल्स बनाए हैं इनमें कर चुके हैं। यानी कि आपके पास 1 यूनिट की प्राइस थी, उससे आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स टोटल जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करके आपने उसकी टोटल कॉस्ट निकाली। उससे एक स्टेप और शामिल होता है जिसको हम फिर यूनिटरी मेथड कहते हैं। पहले वो समझ लें आप क्या होता है। यूनिटरी मेथड ये होता है, मिसाल के तौर पे आपको ये कहा जाता है, आपको नहीं पता कि यूनिट प्राइस यानी एक पीस की प्राइस वो क्या है, आप ये नहीं जानते, लेकिन आपको कोई ये बता देता है कि मिसाल के तौर पे 5 यूनिट्स की प्राइस या कास्ट जो है वो से 1000 है। ये आपको बता दिया गया, ये आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यूनिट की प्राइस कितनी है। तो इससे आप पहले यूनिट की प्राइस निकालेंगे। यूनिट की प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब उसका रिवर्स हो गया। पहले क्या था कि आपके पास यूनिट की प्राइस होती थी और नंबर होता था, तो आप क्या करते थे, यूनिट की प्राइस को नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ यूनिट्स से, और आपका उतने यूनिट्स की कॉस्ट निकल आती थी। सही है। अब क्या है कि आपको पता है कि 5 यूनिट्स की प्राइस ये है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 1 यूनिट की प्राइस क्या है। तो अब ये होगा डिवाइड। पहले क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, पहले आप 1 यूनिट की प्राइस अगर आपने निकालनी है
1 यूनिट प्राइस, तो वो कैसे निकलेगी? आप ये जो टोटल 5 यूनिट्स की प्राइस है इसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, यानी 5 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उनकी प्राइस ये है, तो 1 यूनिट की प्राइस क्या होगी? आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये 200 जो आंसर आया ये यूनिट प्राइस है। ठीक है, तो इस तरह से एक यूनिट की यानी कि सिंगल पीस की प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? अब फर्ज करें कि अब अगर आपको कोई कहता है कि जी आपको 5 यूनिट की प्राइस तो मैंने बता दी थी, अब आप मुझे बताएं कि 20 यूनिट्स की प्राइस क्या होगी। ठीक है, जैसे कोई कहे 5 बुक्स की प्राइस जो है वो 1000 है, तो 20 बुक्स की प्राइस कितनी होगी? तो फिर उस सूरत में ये होगा कि पहले जितने यूनिट्स की प्राइस मुझे बताई गई है उसमें से मैं यूनिट प्राइस निकालूंगा। जब यूनिट प्राइस निकल आएगी तो अब मुझे पता है कि जी ये मेरी यूनिट प्राइस है, एक पीस की प्राइस ये है। अब मुझे चाहे कोई एक पीस की प्राइस पूछे, कोई 1000 की पूछे, मेरे लिए सिंपल हो गया, क्योंकि अगर कोई कहेगा एक यूनिट की क्या प्राइस है, मैं कहूँगा 200। कोई कहे 1000 की कितनी है, तो मैं 200 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई कहे 1,00,000 की कितनी है, तो मैं 200 को 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई कहे 20 की कितनी है, तो मैं 200 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे 20 यूनिट्स की प्राइस निकल आएगी। तो यहाँ पे 20 यूनिट्स की प्राइस निकालने के लिए क्या होगा कि मैं ये जो 200 मेरी यूनिट प्राइस है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, तो ये मेरे पास आ जाएगी 0 0 0 2 2 4 4000 मेरी 20 यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ये है यूनिटरी मेथड, यानी आपको कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स की प्राइस बताई जाती है, उनकी कास्ट बताई जाती है, या उनके मतलब कोई भी आपको फिगर बताया जाता है, और फिर कहा जाता है कि आप बताएं कि इतने यूनिट्स का क्या होगा, यानी कि उससे डिफरेंट। तो उसको निकालने के लिए आपको पहले यूनिट प्राइस पे जाना पड़ता है। जब आप यूनिट के लिए क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो फिर आप चाहे उसको जितने मर्जी नंबर्स के साथ ज़ब दे के मल्टीप्लाई करके आप उतने यूनिट्स की वो कास्ट, वो प्राइस या वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आए जी, ये यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस हैं अब हमारे पास, तो उनको हम जो है वो यहाँ पे करते हैं। ये आपके यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पे वो कहता है 4 नोटबुक्स इफ़ 10 नोटबुक्स कॉस्ट रुपीज़ दिस। वो यहाँ पे यानी कह रहा है कि 4 नोटबुक्स की आप प्राइस बताएं, जबकि 10 नोटबुक्स की प्राइस ये है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल प्राइस को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 1 यूनिट की प्राइस आ जाएगी। फिर उस जो 1 यूनिट की प्राइस आएगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितने की बन जाएगी, वो 4 यूनिट्स की प्राइस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 kg ऑफ वीट इफ़ 10 kg कॉस्ट रुपीज़ दिस। 10 kg वीट की प्राइस ये है, 3 kg की कितनी होगी? तो आप पहले इस कॉस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे, वो 1 kg की कॉस्ट निकल आएगी, और फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3 kg की आ जाएगी। इसको मैं आपको रिटर्न में करके भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी हम कर रहे हैं जी। यहाँ वो कह रहा है जी कि कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ वीट, 3 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने निकालनी है। ठीक है जी, 3 kg वीट की कॉस्ट हमने निकालनी है, और हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है जी कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू 320.50। ठीक है, रुपीज़, ये रुपीज़ में है जी, रुपीज़ 320.50। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखें कैसे होगा। कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ वीट इज इक्वल टू रुपीज़ 320.50। ओके, ये हमें मालूम है। अब हमने क्या निकालना है, यूनिटरी मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ
वीट। तो कैसे निकलेगी जी? 320.50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये निकला जी आएगी इन रुपीज़ हमारे पास 1 kg की प्राइस। ओके, अब हमें चाहिए कितनी? हमें चाहिए 3 kg की प्राइस। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ wheat is equal to 320.50 बाई 10 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा जो कि हमने सॉल्व करना है और हमारे पास 3 kg वीट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल इसको देखें, हमने सीखा है इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले इस पार्ट को आप कर लें तो कैसे होगा? नीचे 10 है ना, डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? पॉइंट हमारे किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड पे। कितना? 1 0 है तो 1 फिगर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 32.050 और मल्टीप्लाइड बाई 3। सिंपल हो गया। अब चले आप 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आ गया जनाब 300, 3 5 15, ओके 0 है आगे, 3 0 0 एंड 1 इधर आ गया, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो 96.150 इन रुपीज़ ये हमारे पास किसकी कॉस्ट आ गई जी? ये हमारे पास 3 kg वीट की कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल है जी हमारा यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करना। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है 3 क्वेश्चन का, 6 टिकट्स टू दी क्रिकेट मैच, यानी क्रिकेट मैच की 6 टिकट्स की क्या कॉस्ट होगी? इफ़ 8 टिकट्स कॉस्ट रुपीज़ दिस, 8 टिकट्स की कॉस्ट ये है। 1 टिकट की कॉस्ट क्या होगी? 720 डिवाइडेड बाई 8 एंड देन 6 टिकट्स की क्या होगी? 720 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, यानी 6 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट डी पार्ट क्या है जी? 5 टेनिस बॉल्स, कास्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल्स क्या है? इफ़ 3 टेनिस बॉल्स कॉस्ट रुपीज़ दिस। ओके, कैसे होगा जी? 62.70 डिवाइडेड बाई 3, ये यूनिट प्राइस आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 5। तो हमारा डी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी, ये हमें कह रहा है जी कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल्स इज इक्वल टू व्हाट? ये हमने निकालनी है और हमें मालूम क्या है? हमें मालूम है जी कॉस्ट ऑफ 3 टेनिस बॉल्स। ये उसने दी है जनाब 62.70। हमें ये 3 टेनिस बॉल्स की प्राइस मौजूद है इन रुपीज़ और हमने मालूम करनी है 5 टेनिस बॉल्स की प्राइस। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे जी, हम इसका भी सॉल्यूशन जो है वो उसी तरह लिख के पूरा परफॉर्म में आपको करवाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मेथड भी कैसे चलना है। कॉस्ट ऑफ 3 टेनिस balls is equal to 62.70 in rupees. Okay, then cost of 1 tennis ball is equal to 62.70 और क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो किसकी निकल आएगी प्राइस? 1 यूनिट की। ठीक है जी, उसके बाद आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ कितनी निकालनी है जी? 5 टेनिस बॉल्स इज इक्वल टू 62.70 बाई 3, इससे हमारी यूनिट प्राइस निकली थी, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को, तो हमारे 5 बॉल्स की प्राइस यहाँ पे इन रुपीज़ निकल आएगी। ठीक हो गया जी, चलें जी, तो इसको हम हल कर लेते हैं जी। अब आगे कि पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो अगर हम आप इसको बेशक आप इस तरह से परफॉर्म कर लें इसकी डिवीज़न 62.70 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो जब आप इसकी डिवीज़न ये परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 2 6 एंड 0 एंड 3 9 27
एंड 0, 20.90 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरह से भी करवा देता हूँ। 3 2 ज़ा 6, ओके, और यहाँ पे 2 और ड्रॉप किया, स्मॉलर है 0 लगाया, पॉइंट आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 7 आ गया, 3 9 ज़ा 27 एंड यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ रिमेनिंग नहीं आया और ये 0 आया, यहाँ पे 0 लग गया, तो हमारे पास 20.90 जो है ये हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया इसका। ठीक है जी, ओके। चल, अब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये सिंपल आ जाएगा, आपके पास 5 0 0, 5 9 ज़ा 45, 4 आपका कैरी हुआ, यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका, ये आ गया आपका 5 0 0 एंड 4 आपका जो कैरी हुआ था वो यहाँ पे आ गया, और उसके बाद 5 2 ज़ा 10 आ गया। ठीक है जी, तो 104.50 इन रुपीज़ ये आपके पास कॉस्ट आ गई 5 टेनिस बॉल्स की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जी हमारा। अ न्यू टीवी कॉस्ट रुपीज़ दिस, Samina has only rupees this in her bank account. How much more money must she have before she can buy the TV? सिंपल ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा जी? देखें, चाहिए कितने पैसे? इतने, यानी कि उसने अगर टीवी खरीदना है तो वो इतने पैसे उसको चाहिए। उसके पास कितने उसके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं? वो हैं दिस मच। इट मीन्स इतने पैसे उसके पास हैं, चाहिए इतने। तो अब हमने मालूम ये करना है कि और कितने दरकार होंगे, तो हम इसमें से ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि आप ये 24,065 में से 10,780 ये जो अमाउंट है ये इसमें से माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा उतनी अमाउंट उसको और अरेंज करनी पड़ेगी अगर उसने टीवी खरीदना है तो। सिंपल है ना ये? तो ये माइनस का सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है। मेरे ख्याल आप समझ तो गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है यहाँ पे, ताकि आपके जहन नशीन रहे, ये आपको यहाँ पे मैं रिटर्न में करवा देता हूँ स्टेटमेंट के साथ। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू टीवी, न्यू कह रहा तो हम भी न्यू लिखते हैं, न्यू टीवी इज इक्वल टू रुपीज़ 24,065.90। ये जनाब टीवी की टोटल कास्ट है, ओके। और समीना हैज़ ओनली रुपीज़ दिस, तो समीना बैंक बैलेंस, यानी इसके बैंक में जितने रुपये हैं वो हैं रुपीज़ 10,780.50। इतनी अमाउंट उसके पास बैंक में मौजूद है। ठीक है, अब हमने निकालना क्या? हाउ मच मोर मनी मस्ट शी सेव बिफोर शी कैन बाय द टीवी। ओके, हाउ मच मोर मनी needed to buy टीवी। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 24,065.90 और यहाँ पे आ गया 10,780.50। ये आप माइनस कर देंगे। ठीक है, चाहे तो एक दफ़ा इसको इस तरह लाइन में लिख लें माइनस, फिर आप उसको परफॉर्म करके उसका नीचे आंसर लिख दें। ठीक है, तो ये सिंपल आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3 और ये आपका आ गया 1। तो उसको 13,285.40 मज़ीद इकट्ठे करने पड़ेंगे, मज़ीद सेव करने पड़ेंगे
टीवी परचेज करने के लिए। सिंपल ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था। ठीक हो गया जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। दानिश नीड्स अ मैथ्स बुक कॉस्टिंग रुपीज़ दिस। ठीक है, दानिश ने एक मैथ की बुक खरीदनी है जिसकी कॉस्ट क्या है 98.75 रुपीज़, और एन इंग्लिश बुक कॉस्टिंग दिस, और एक इंग्लिश की बुक खरीदनी है जिसकी कॉस्ट ये है। एन एटलस कॉस्टिंग दिस, एक एटलस खरीदना है जिसकी कॉस्टिंग ये है। एंड अ न्यू लंच बॉक्स कॉस्टिंग दिस, और एक नया लंच बॉक्स खरीदना है जिसकी कॉस्ट ये है। हाउ मच मनी विल ऑल दिस कॉस्ट हिज पेरेंट्स। तो ये सिंपल कौन सा क्वेश्चन है, ये एडिशन का क्वेश्चन है। देखें ना, यहाँ पे देखें, एक उसने मैथ की बुक खरीदनी है, एक ही उसने इंग्लिश की बुक खरीदनी है, एक ही उसने एटलस खरीदना है, और एक ही उसने लंच बॉक्स खरीदना है। तो इसका मतलब है हम अगर इन चारों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगी उतने पैसे उसके पेरेंट्स को कॉस्ट करेंगे ये चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये एडिशन तो आप सिंपल कर लेंगे ना, इसमें क्या टेंशन है। ठीक है, तो आप ये चारों अमाउंट्स को प्लस करेंगे और कहेंगे जी टोटल इतनी अमाउंट चाहिए दानिश को ये चीज़ें खरीदने के लिए। सिंपल। उसके बाद लेकिन लिखनी है आपने ना इसी तरह उसकी पूरी आपने स्टेटमेंट लिखनी है। मसलन यहाँ पे आप लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मैथ बुक इज इक्वल टू दिस, कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक इज इक्वल टू दिस, कॉस्ट ऑफ एटलस इज इक्वल टू दिस, कॉस्ट ऑफ न्यू लंच बॉक्स इज इक्वल टू दिस, टोटल मनी टू बाई ऑल दिस इज इक्वल टू, फिर इन सबको आप प्लस करके तो वहाँ पे आप आंसर लिख देंगे। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में वो कहता है जी अ टाइगर ईट्स 3.4 kg ऑफ मीट पर डे, यानी एक दिन में वो 3.4 kg मीट खाता है। हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक। तो 1 वीक में वो कितना खाएगा। तो सिंपल, एक वीक में कितने डेज होते हैं 7। ठीक है, तो अगर वो एक दिन में 3.4 kg खा रहा है तो आपने अभी ये ऊपर आपने जो बिलिंग वाले क्वेश्चन किए उनमें भी आपने यूनिट की प्राइस आपको मालूम होती थी और आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उतने की निकाल लेते थे, और नीचे आपने यूनिटरी मेथड के अंदर भी ऐसे ही किया कि यूनिट की प्राइस निकाली फिर उसको मल्टीप्लाई करके टोटल की निकाल ली। यहाँ पे तो वो आप खुद बता रहे हैं आपको कि 3.4 kg वो एक दिन में खाता है, तो 7 डेज में कितना खाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसकी आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी टाइगर ईट्स मीट पर डे इज इक्वल टू 3.4 kg। टाइगर विल ईट मीट इन 7 डेज या 1 वीक इज इक्वल टू 3.4 इंटू 7। तो आप 3.4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो उतने kg मीट जो है वो एक वीक में खाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन है द कास्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज रुपीज दिस। 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट। यूनिटरी मेथड में आपने सीखा कि आपके पास मौजूद क्या है 4 पैकेट्स की कॉस्ट, और आपने मालूम करनी क्या है, आपने करनी है 1 पैकेट की कॉस्ट। तो वो कैसे निकलेगी, डिवाइड करके। आप इस कॉस्ट को जो 4 पैकेट्स की कॉस्ट है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं इसको सिंपली आपको शॉर्टली जो है वो यहाँ पे लिख के भी करवा देता हूँ कि ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, सिंपल ये देखें कि आपके पास स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। स्टेटमेंट आप लिखेंगे कास्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू 480 एंड कास्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू, चलें आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स of sweets is equal to 480.56 and cost of 1 packet of sweets is equal to 480.56 divided by 4। सिंपली आप इसको डिवाइड करें और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर वो कह रहा A 92.65 मीटर लॉन्ग रोप, एक आपके पास रोप है 92.65 मीटर की, इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया।
हाउ लॉन्ग विल बी द ईच पार्ट। है इसमें कुछ मुश्किल? खुद ही बता रहा है। क्या किया आपने? आपने इतनी लंबी रोप को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिवाइड तो सिंपल इसको इससे डिवाइड कर दें तो आपके एक पीस की लेंथ निकल आएगी। और स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? द टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 92.65 मीटर, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू 5, लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 92.65 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से इसको डिवाइड करें, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, आपको जाते जाते मैं इसको स्टेटमेंट को कम से कम मैं लिख देता हूँ आपको कि टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 92.65 मीटर एंड नंबर ऑफ पार्ट्स डन इज इक्वल टू 5। तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट is equal to 92.65 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी, सिंपल आप इसको डिवाइड करें तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 4B की वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने सारी सॉल्व कर ली। तो अब आप इसको प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।